नमस्कार दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और डायरेक्टिंग चैप्टर को एंड करना है। दो ही चीजें बची हुई हैं, एक तो हो गया हमारा मोटिवेशन और दूसरा हो गया हमारा कम्युनिकेशन। तो चलिए कम्युनिकेट करते हुए एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और आज का दिन चालू करते हैं। आरंभ। तो भाई बूटी #4 में अब एंटर होना है। थोड़ा सा आपको भी मोटिवेशन की जरूरत है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है। बस आज का एक ही थोड़ा सा क्लेवर काम है। डायरेक्टिंग के नोट्स है थोड़े से स्पेशल, तो इन नोट्स को सिर्फ रखा जाएगा 2 घंटे तक, मतलब 10 से लेके 12 बजे, और एग्जैक्टली 12 बजे नोट्स को हटा दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आई होप आप ये प्रीमियर देख रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए भाई बूटी #4 में एंटर होते हैं दनादन। तो मोटिवेशन को बोला गया एक तरीके से इंड्यूसिंग यानी स्टिमुलेटिंग द पीपल। अब आप चाहे उसे स्टिमुलेटिंग बोलो, चाहे आप उसे स्टिमुलेटिंग बोलो, चाहे आप इंड्यूसिंग बोलो, एक तरीके से हम लोगों को इस तरीके से जज्बा जगा देते हैं उनके अंदर कि वो काम करना चालू कर दें। मतलब जो है पैशन जगा देना अंदर से, वो चीज होती है। सो स्टिमुलेटिंग या फिर इंड्यूसिंग पीपल so that they can work towards the desired goal of the organization। जो भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है उसके लिए काम करना चालू कर दें ना। उसके लिए 3 फैक्टर काम करते हैं: मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर्स। मोटिव बोलता है डिजायर, एक इंसान की इच्छाओं को समझना जरूरी है, एक इंसान की इनर नीड को समझना जरूरी है कि अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसका लॉजिक क्या है, उसका कारण क्या है। जैसे ही डिजायर समझ में आ जाए, मोटिवेशन पे काम चालू कर दो, उसको स्टिमुलेट करना चालू कर दो, उसको इंड्यूस करना चालू कर दो। किसके थ्रू? मोटिवेटर्स के थ्रू। यानी आपके पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, ऐसा वे होना चाहिए जिससे आप उसको उसके लिए, मतलब उस काम के लिए मोटिवेट कर सको, इंड्यूस कर सको। हमारे घर वाले भी करते हैं, बेटा तू इस साल तो लेके दिखा, तू एक बार 90% लाके दिखा, तू जो गाड़ी पे हाथ रखेगा वो मिल जाएगी। दैट इज स्टिमुलेशन, दैट इज इंड्यूसिंग यू कि आप अच्छा करो। तो यहां पे मोटिवेशन दे रहे हैं आपको, उसके लिए उन्होंने टेक्निक यूज की और वो कहलाती है आपके मोटिवेटर्स। मोटिव क्या है यहां पे, आपका डिजायर क्या है, ये घर वालों को समझना जरूरी है। अगर घर वालों ने एक बार खुद से आके कह दिया ना कि बेटा तेरे को दिला देंगे, तू कर, तो वहीं पे आप मोटिवेट हो जाते हो। तो ये इस तरीके से प्रोसेस काम करता है। दैट इज व्हाट मोटिवेशन इज। सो फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला, ये एक इंटरनल फीलिंग है। सो मोटिवेशन सबके लिए अलग अलग होता है। आपका जो मोटिवेशन है वो मे बी दूसरे का ना हो, आपको जो चीज टारगेट करती है मे बी वो दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करे। सो इट इज एन इंटरनल फीलिंग एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। हर एक इंसान की एक अलग फीलिंग होती है और हम लोग जानते हुए भाई हम अलग अलग चलते ही हैं भाई। नेक्स्ट आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। द ओनली कंडीशन अबाउट मोटिवेशन इज, और द रीजन बिहाइंड मोटिवेटिंग एन एम्प्लॉई इज, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय अपना 100% दे जब बात आती है गोल को अचीव करने की, बिजनेस गोल को अचीव करने की। क्योंकि जानती है ऑर्गेनाइजेशन अगर हर एक बंदा 100% देगा तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल 100% अचीव होगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन कैन कम एज अ वार्निंग सिग्नल कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और एज अ पॉजिटिव थिंग, जैसे घर वाले पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, चाय का ठेला खुलवा देंगे। नेगेटिव मोटिवेटर, बेटा पढ़ोगे तो देखो यार तुम ही नवाब बनोगे, तुम ही अपनी लाइफ जियोगे, फिर जो करना है करना। पॉजिटिव मोटिवेटर, अगेन वो लगता है नेगेटिव जैसा है बट हाँ पॉजिटिव मोटिवेटर। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसी पर्सनालिटी रखते हो, आप कैसे चीजों को समझते हो। पॉजिटिवली भी समझाया जा सकता है, नेगेटिवली भी समझाया जा सकता है, और देन कम्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो यू कैन नॉट जज एनीवन। अगेन ये प्रॉब्लम है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये मोटिवेटर इस पे काम करेगा ही करेगा। हो सकता है मे बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड काम कर ले, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन वो चीज काम ही ना करे। सो अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कभी नहीं समझ सकते। मे बी आज कोई चीज सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रही है, मे बी कल कोई और चीज होगी। चीजें चेंज होती हैं, सिचुएशंस चेंज होती है, सिनेरियो चेंज होते हैं। सो यू कैन नॉट बी लाइक कि एक चीज सब पे काम करती है। There is always a difference, even एक इंसान 10 बार बदलता है। अब बात करते हैं मैस्लोज हायरार्की थ्योरी के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव में, और मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल दूंगा इसके अंदर जो वैसे नहीं पता होगी आपको और ना आप सोच सकते हो। सो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है कि अगर एक बेसिक अजम्पशन लिया जाए कि इंसान की नीड्स क्या होती हैं, तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिकली 5 एलिमेंट्स में। पहला होता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको हम हिंदी की एक मूवी के हिसाब से बताएं तो होता है रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। एक इंसान जब एक जॉब ज्वाइन करता है और वो बेसिक नेसेसिटीज देखता है तो वो ये चाहता है कि जो भी वो जॉब कर रहा है एटलीस्ट उससे इतनी इनकम अर्न कर ले कि जो रोटी, कपड़ा और मकान यानी एक जो बेसिक नीड होती है एक इंसान की, वो फुलफिल हो रही है। ये सबसे पहली चीज उसे मोटिवेट करती है। क्यों? बिकॉज ही विल वर्क हार्ड थ्रू आउट द मंथ। एक पूरे महीने वो दिल लगा के काम करेगा अगर उसे ये लगता है कि वो कुछ पैसा अपना बचा भी लेगा और खर्च भी कर लेगा
और एक बैलेंस बना लेगा अपनी लाइफ में। ये सबसे बेसिक फैक्टर होता है जो उसको मोटिवेट करता है, जो उसको ड्राइव करता है, अंदर से पैशन लेके आता है कि रोज सुबह वो उठ के जाए और काम करे। सेकंड कम्स इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। नाउ यहां पर फिजिकली और इमोशनली एक इंसान को स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी वो कोई जॉब करने के लिए जाता है। फिजिकली फिट होना जरूरी है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, दिमाग से प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। फिजिकली फिट क्यों? सो दैट वो रेगुलर जॉब कर सके। साइकोलॉजिकली फिट क्यों? सो दैट उसका अटेंशन जो है वो अपनी वर्क पे हो। और वो तभी हो सकता है जब बिजनेस जो है यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे गारंटी और सिक्योरिटी सेफ्टी दे रही है, पेंशन प्लान्स दे रही है, जॉब सिक्योरिटी दे रही है, जॉब सेफ्टी दे रही है, ये बता रही है कि यस यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ भी हो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तब जाके उसे वहां पे एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, एक अलग एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पे उसे लगेगा यस ये लोग केयर करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द जॉब, इट इज अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स इज सोशल नीड्स। जब आप वहां पे जॉब करने लगोगे तो एक चीज होती है बाय द नेम ऑफ ओरिएंटेशन, मेकिंग फैमिलियर। जो नया एम्प्लॉय आता है उसको फैमिलियर बनाना सब लोगों से। वहां पर जब ये चीजें उसके अंदर से डर खत्म होने लगेगा, जब वो एक एज अ प्रॉपर ह्यूमन बीइंग उठने लगेगा तो वो चाहेगा कि लोगों से इंटरेक्ट करे, बात करे, उन्हें जाने, उनसे पूछे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, अपना टिफिन शेयर करे, वो अपना टिफिन उसके साथ शेयर करे। तो एक सोशल नीड होती है कि आप सबसे घुल मिल जाए। जैसे ही ये फुलफिल होती है, नाउ यू वांट अ रिकॉग्निशन, एस्टीम नीड, सम्मान चाहिए आपको, मतलब रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, आपके काम को प्रेज किया जाए, आप ये चाहते हैं। वो एस्टीम नीड्स के अंदर आता है। और फिर आता है कुछ टाइम बाद जब आप काम कर लेते हो तब आप जानते हो कि आपने लाइफ में बहुत सारा वक्त आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। तब आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसको हम कहते हैं कि हम आत्म मंथन करते हैं और ये सोचते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इतने साल देने के बाद हमने क्या अचीव किया, क्या मेरी ग्रोथ हुई, ग्रोथ, सेल्फ अचीवमेंट्स, फुलफिलमेंट्स, गोल्स क्या अचीव किए। ये सारी चीजें हम देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर कि अल्टीमेटली व्हाट वी हैव अचीव्ड by working in this organizations even throughout our life। अगर हमने बहुत जिंदगी का एक बड़ा पोर्शन दिया है तो क्या अचीव किया वो देखा जाता है। सो अल्टीमेटली इसके अंदर मैं ये तो बता चुका, ये आपने सुना भी है, मैं तो बस आपको रिवाइज करवा रहा था, लेकिन इसके अंदर आपको याद क्या रखना है और डिटेल में वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ क्रिटिसिज्म्स भी थे, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी जो मैस्लो ने हायरार्की थ्योरी दी थी, जो मैं आपको बताने वाला हूं। इन पर्सपेक्टिव ऑफ अजम्पशंस क्या थे। पहला, हमने ये सोचा, मैस्लो ने ये सोचा कि जो बिहेवियर होता है वो टिपिकली ड्रिवन होता है नीड्स पे, लेकिन हर बार ये चीज हो जरूरी नहीं है। तभी इसको एजम्पशन माना गया कि एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव कैसे करेगा, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, जो उसको लगेगा, जो उसको जरूरत है उसके हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मैस्लो ने नीड को हायरार्किकल ऑर्डर में प्लेस किया, मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये चीजें एजम्पशंस थी। ये दो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जो मे बी इस साल पूछे जा सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं रहा तो गलती हो जाएगी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये दो एजम्पशंस तो याद रखना, ये इसका था। तो अब बात की जाए अगर मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन के लिए दो तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, मतलब दो तरीके से आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हो। पहला होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब नाउ ये डिटेलिंग में बहुत है, बट अगेन दैट इज अ बोरिंग पार्ट, जो कि मैं आपसे बिना बात के डिस्कस करके बोर नहीं करना चाहता। अल्टीमेटली आप उसको एक बार देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो। अगर कोई भी ऐसा इंसेंटिव है जो आपको नहीं समझ में आए, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो, मैं पूरा समझा दूंगा। लेकिन आपको यहां पर इंपॉर्टेंट क्या जानना है, केस स्टडीज जो आएंगी वो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से ऐसे पूछी जाएंगी, पूरी फ्रेम ऐसे की जाएंगी कि आपको फिगर आउट करना होगा क्या वो फाइनेंशियल इंसेंटिव था, क्या वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव था। बेसिकली जो गट फीलिंग है और जो मैंने पेपर पैटर्न देखा है, ट्रेंड देखा है, अगर केस स्टडी बनती है तो मोस्टली चांसेस हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे ज्यादा जाएंगी इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो याद रखना, जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं, जो बेसिक थिंग, मतलब जहां पे मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, वो हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं और उनको वेटेज ज्यादा देना। और हाँ, ये बाबा जी की बूटी मैं देने वाला हूं, जो बहुत ध्यान से सुनना। उनकी एक केस स्टडी बन सकती है मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है उस पे बेस्ड। ये कोई नहीं बताएगा, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सब पढ़ा देंगे, ठीक है। और वो क्या होगी वो ध्यान से सुनना। मैस्लो के अंदर दूसरी जो नीड थी वो थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। उसके अंदर उन्होंने बोला था जॉब सिक्योरिटी करके, और ये जॉब सिक्योरिटी जो है ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का भी पार्ट है। तो अगर मैस्लोज हायरार्की थ्योरी का क्वेश्चन आता है और उससे रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन से इंसेंटिव की भी बात की गई है, तो मुझे मालूम है बहुत ही ऑर्डिनरी बात बोली मैंने, कोई बहुत तहलके वाली या तीर मारने वाली बात नहीं बोली, बट मैंने आपके वहां पे दिमाग पे क्लिक कर दिया कि अब अगली बार जब भी देखोगे तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है कि बाबा जी ने बताया था मैस्लोज हायरार्की थ्योरी को इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से क्लिक करके
और वहां पे मैं लिंक जोड़ दूंगा। यानी मैस्लोज हायरार्की थ्योरी जो है वो मैक्सिमम वेटेज देती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को। ये हर कहीं थोड़ी ना पता चलता है, जो वीडियो रेगुलर देख रहा है उसको पता है, और जिसको भी पता चल चुका है एक विंकी फेस के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाबा जी हमें पता चल गया, हमने देखा था। कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा खत्म करना है ना अभी इसको तो यार। एंटर होते हैं हमारी बूटी #5 में, जो कि है भाई हमारा कम्युनिकेशन, वार्तालाप। चलो देखते हैं। चलो कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन अपने आप में एक प्रोसेस है एक्सचेंज करने का। आइडियाज हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो वो कम्युनिकेशन है। दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को समझना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये बेसिक है, आप इतना भी याद रखोगे, आप कहीं पे भी पकड़ लोगे अगर केस स्टडी में पूछ भी लिया गया तो। बट एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, जो कि मैंने एक तरीके से बॉक्स बना दिया। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे यार कि मुझे तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स याद ही नहीं आ रहे, तो याद रखना बाबा जी ने चौखाना बनाया था, बक्सा बनाया था, उसके करे थे 4 पार्ट, यानी टोटल 8 हैं, कैसे भी याद रख लो। तो कैसे याद रखोगे? सेंडर और मैसेज। जो भी सेंडर होता है, संदेशे आते हैं, सेंडर मैसेज भेजता है, तो सेंडर इज द वन सेंडिंग मैसेज, और मैसेज भेजेगा तो ऑब्वियसली मैसेज हुआ। फिर आ जाता है दूसरे भाग में एनकोडिंग एंड मीडिया। एनकोडिंग का मतलब होता है आप अपने मैसेज को एक प्रॉपर लैंग्वेज में फ्रेम करते हो, दैट इज टर्म्ड एज एनकोडिंग, जो सामने वाला ही समझ सकता है, जिसको मिलने वाला है। मीडिया, मीडिया मतलब किस फॉर्म में आप भेज रहे हो, उसे बाय मेल भेज रहे हो या कोई और अदर फॉर्म है, तो वो मीडिया हो गया। फिर थर्ड पार्ट में जब आते हैं तो डिकोडिंग करता है रिसीवर। देखो कितना फैक्ट और फॉर्मल तरीके से लग रहा है, मतलब फैक्टफुल इस तरीके से लग रहा है कि हाँ भाई एक लिंक बैठ रहा है। जैसे सेंडर मैसेज भेजेगा, एनकोडिंग होगी भाई मीडिया के थ्रू, जो भी मीडिया के थ्रू भेजा जा रहा है, डिकोडिंग होगी रिसीवर के थ्रू भाई। तो डिकोड करना मतलब जो एनकोडिंग की थी वो डिकोड करना, अपने फॉर्मेट में बनाना, रिसीवर बनाएगा, फीडबैक भेजा जाएगा। फाइनली जो रिसीवर होगा वो फीडबैक भेजेगा ना। नॉइस का मतलब होता है मे बी जिस तरीके से एनकोडिंग डिकोडिंग की गई हो और कम्युनिकेशन किया गया हो, चलो छोड़ो ऐसे नहीं समझ में आए तो, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो मे बी उसमें हो सकता है कोई हिंड्रेंस आ जाए, एंड दैट इज टर्म्ड एज द नॉइस। नॉइस का मतलब कहीं ना कहीं ये बैरियर जैसे एक्ट कर रहा है। नाउ कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगेन मैं बोलूंगा कि मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक डिटेलिंग्स आप पढ़ सकते हो, जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अगर बुक उठा के देखोगे तो आपको एक रीड मारना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल चेन ऑफ कमांड जो है उसके थ्रू फॉर्म होती है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है आउट ऑफ फीलिंग्स, अफेक्शन और ट्रस्ट के थ्रू जनरेट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टोटली इनफॉर्मल होता है, लेकिन इनफॉर्मल एग्जिस्ट तभी करता है जब फॉर्मल एग्जिस्ट करे, और इनफॉर्मल को एग्जिस्ट करने के लिए इसलिए रखा जाता है, यानी उसको सर्वाइव इसलिए करने दिया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, बिकॉज उससे एक ऑर्गेनाइजेशन को काफी अच्छे लेवल पे फीडबैक्स मिलने लगते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। अब आते हैं मीट ऑफ द चैप्टर पे, जिसको डिस्कस करना जरूरी है, जिस पे टाइम देना जरूरी है, और हर एक बात मेरी ध्यान से सुनना। और फॉर अ फैक्ट मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अगर तुम लोगों को लगता है कि यार हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो इतना एक्टिव क्यों रहता है और हम रेगुलरली रिप्लाई क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न बताता हूँ। देखो यार, सुबह के 7 बज रहे हैं, सब अभी बजेंगे, और हमारे यहाँ चाय बन रही है बढ़िया अदरक की। अगर आपको पीना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई अगर दार्जिलिंग साइड रहता है तो प्लीज़ हमें वहाँ की चाय चाहिए, हम वहाँ पे पैकेज लेके अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, तो अगर आप वहाँ से चाय भेज सकें तो अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे चैनल के, तो आपको वहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा, आप प्लीज़ गुडीज़ और गिफ्ट भेज सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम अपना जो कमेंट सेक्शन है वो बड़ा एक्टिव रखते हैं, और पिछले साल का जब 20 डेज प्लेज हुआ, तो जब हम इस साल स्टडी करने बैठे तो हमने कॉमेंट्स के पूरे प्रिंट आउट्स निकाले, ताकि हमें पता चल सके कि पिछले साल ऐसा क्या किया था जो इस साल नहीं करना है, और इस साल वो चीज़ नहीं की है, क्योंकि जो पिछले साल की थी गलतियां उनको सुधारना है, और इसलिए कमेंट सेक्शन को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, यही कारण है। तो हमें पता चला पिछले साल सिमेंटिक बैरियर्स को लेके और जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स लेके थे वो उनको लेके बड़ा कंफ्यूजन था। तो पिछले साल सिमेंटिक बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ बच्चों के बीच, क्योंकि बच्चों का कंफ्यूजन ही नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले मैं सिमेंटिक बैरियर का कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। सो सिमेंटिक जो है वो ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक है, मतलब यहां पर सिमेंटिक बैरियर तब आएगा जब कोई आप वर्ड समझ नहीं पा रहे हो या किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं पा रहे हो, तब जाके वो सिमेंटिक बैरियर होता है। और साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है उसका मतलब है कि आपका दिमाग जो है वो चीजें प्रोसेस ही नहीं कर सकता। मैं हर एक चीज जब बताऊंगा
आपको क्लियर होने लगेगा कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं। तो पहले हम बात करेंगे सिमेंटिक बैरियर्स, जहां पे आप हर एक चीज जो भी मैं बोलूंगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्ड का मीनिंग नहीं निकल रहा है या वर्ड समझ में ही नहीं आ रहा है, और आप उसके बाद केस स्टडीज देखना कितने आराम से सॉल्व कर पाओगे। पहला आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मतलब आपका बोलने का तरीका ही अलग है ना। यहां पे साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, क्योंकि मेंटली दोनों सही स्टेट पे हैं, तू भी इंसान मैं भी इंसान, तेरा भी दिमाग मेरा भी दिमाग, लेकिन हो क्या रहा है, आप इतने बुरे तरीके से बात कर रहे हो, इतना बैडली मैसेज एक्सप्रेस कर रहे हो कि सामने वाला चाह के भी समझ नहीं पा रहा है। ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वो प्रॉपर है, लेकिन अगेन आपकी गलती क्या है, यहां पे आप वर्ड्स और जेस्चर्स चलो छोड़ दो, बिल्कुल ही बात नहीं करे, जो वर्ड्स स्पोकन है या वर्ड्स रिटन जो है वो इतने बैडली एक्सप्रेस किए कि सामने वाला चाह के भी उसको समझ नहीं पाएगा। फिर आ जाता है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, समझ रहे हो ना, पबजी बड़ा फेमस है, जानते हो ना, आजकल फेमस कर दिया हमने, ऐसा कि लोग बात कर रहे हैं। तो यार पबजी तो फेमस है, और यार जो हम वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता, पता है टाइम लगता है एडिटिंग में। सिंपल हम भी हैं, लेकिन जब एडिटिंग करने बैठो ना तब पता चलता है कि कितना टाइम और कितनी फाइलें लगानी पड़ती हैं। कैमरे के सामने खड़े होकर बोल देना और उसको करके निकाल देना बहुत ईजी है, एडिटिंग करने में असल टाइम लगता है, एंड दैट शोज द क्वालिटी, दैट शोज द टाइम एंड एफर्ट पीपल आर पुटिंग इन अ वीडियो। समझा करिए आप इन चीज़ों को, इसका मतलब ये नहीं है कि बस बनाया और डाल दिया। एडिटिंग का मतलब होता है चीज़ों को समझना, सोचना, करना और फिर उसको लेकर आना पब्लिक के सामने। इट्स टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। एडिटिंग मीन्स वी आर पैशनेट अबाउट आवर क्रिएटिविटी, वी आर पैशनेट अबाउट व्हाट वी डू, वी पुट एफर्ट्स इन द थिंग्स व्हाट वी डू। वरना पढ़ाते तो हम क्लास के सामने भी हैं, तो हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्यों चूज कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर आवर क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ अब हमने बताया सिंबल विद ए डिफरेंट मीनिंग। सिंबल विद ए डिफरेंट मीनिंग क्या कहता है कि जब आप कोई भी चीज सोचते समझते हो या देखते हो तो आप उसके 10 चीजें निकाल सकते हो, मतलब उसके 10 वैरायटी में आंसर्स निकाल सकते हो। और अगर कोई बंदा चाहे एनकोडिंग डिकोडिंग, अब यहां पे बहुत लोग गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स का मतलब हुआ क्या। यहां पर इसी वाले को लिख लो, हाईलाइट कर लो, यहां पे ही लोग इसे साइकोलॉजिकल बैरियर से रिलेट करके बताते हैं, और वो गलती क्या है मैं बता रहा हूं। यहां पर ये लिंग्विस्टिक या सिमेंटिक बैरियर क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूं। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग कैसे हुआ, देखो यार, हर एक इंसान का बोलने का और करने का तरीका अलग होता है, ऐसे ही इसके अंदर भी होता है। कैसे? एक अलग सिचुएशन में, एक अलग कंडीशन में हर चीज का डिफरेंट मीनिंग होता है। वही सिंबल एक प्रॉपर कंडीशन में कुछ डिफरेंट मीनिंग कैरी करता है और एक अलग सिचुएशन में कुछ और मीनिंग कैरी करता है। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप सुनने को तैयार हो, सामने वाला सुनने को तैयार है, बट यहां पर जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन नहीं, यहां पे जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, जिसके कारण उस बात का तरीका जो है या जो भी मेथड है वो पूरा का पूरा चेंज है। सिचुएशन और सिनेरियो चेंज कर रहा है। यहां पे दोनों का स्टेट ऑफ माइंड प्रॉपर है, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बट सिचुएशन जब आता है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, तो सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग बेस्ड होता है सिचुएशन पे, सिनेरियो पे। तो यहां पे साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं आ सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, बट सिचुएशन ने उन्हें गलत चीज सोचने पे मजबूर कर दिया या मे बी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, दोनों के माइंड ओपन है पूरी तरीके से, बट अगेन क्योंकि सिचुएशन वो चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए मे बी उसका जो तरीका है उसके थ्रू मैसेज कुछ और ही पहुंच रहा है जो एक्चुअल में था नहीं। फिर आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार हम चीजों को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, मे बी हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल जार्गन्स यूज होते हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूं ना जाके यार ये इतना अमाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, तो वो बिल्कुल समझ नहीं पाता है। उसने हाँ सुना हुआ होता है डेबिट क्रेडिट, लेकिन टेक्निकल जार्गन्स होने के कारण वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पाता कि वो चीज है क्या। तो मे बी फॉल्टी ट्रांसलेशन है, मे बी टेक्निकल जार्गन्स है, मे बी यूज ऑफ सम ऐसे टेक्निकल टर्म्स आपने यूज कर दिए कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, तो भी वो लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाता है, सिमेंटिक बैरियर आ जाता है, जहां पे आप मीनिंग और वर्ड्स को समझ नहीं पा रहे हो। फिर अनक्लैरिफाइड assumptions एंड जेस्चर्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अनक्लैरिफाइड assumptions का मतलब होता है कि यहां पर उसने पूरी बात नहीं बोली, इनकम्प्लीट जो भी सेंटेंस था वो रहा, और आपने उसके आगे अपने खुद के assumptions जोड़ लिए। अब यहां पे फिर बोलोगे बाबा जी ये तो साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। नहीं, ये ओपिनियन बेस्ड है। ओपिनियन बेस्ड मतलब अगर आप खुद ही पूरी बात नहीं करोगे तो सामने वाला पूरी चीजें अंडरस्टैंड भी नहीं करेगा। मे बी उसके assumptions अलग चलते हैं, आप उसके बारे में कुछ और सोचते हो। तो यहां पर वो सिमेंटिक बैरियर क्यों हुआ, वो लिंग्विस्टिक बैरियर क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपना पूरा सेंटेंस प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं किया। जब सेंटेंस ही प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ, जब बात ही पूरी कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके मीनिंग्स तो डिफरेंट निकलेंगे ही। ऐसे ही जेस्चर डिकोडिंग में दिक्कत आती है, यानी आपके वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं और आपके जो जेस्चर्स हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। अगेन मेंटल या साइकोलॉजिकल
बैरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अपने अपने माइंड स्टेट में क्लियर हैं, लेकिन अगेन जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं पे डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने सीखा क्या, किन 3 पॉइंट्स पे बहुत खास ख्याल रखना है। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, अनक्लैरिफाइड assumptions एंड जेस्चर डिकोडिंग। ये 3 है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैं क्लियर बता रहा हूं। जेस्चर्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स, यहां पे दोनों प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में है, बट हां क्योंकि आप प्रॉपर नहीं है अपने चीज को एक्सप्रेस करने में, यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस प्रॉपरली, इसके कारण बैरियर आ रहा है, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। सेकंड कम्स इज अनक्लैरिफाइड assumptions, अगर आप अपनी बात पूरी नहीं रखेंगे, अगेन लिंग्विस्टिक बैरियर आ गया, बिकॉज आप बाय वर्ड्स, बाय द मीन्स ऑफ वर्ड्स आप वो चीज प्रॉपरली बोलना जानते ही नहीं है, प्रॉपरली एक्सप्रेस करना जानते ही नहीं है, तो लोग assumptions लेने लगते हैं। और लास्टली सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से चीजें नहीं बोल रहे हैं और उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग्स डिफरेंट निकल रहे हैं, नॉट स्टेट ऑफ माइंड, वर्ड की मीनिंग डिफरेंट निकल रहे हैं या सेंटेंस की मीनिंग डिफरेंट निकल रहे हैं, जहां पे सिमेंटिक बैरियर है। अब इसको क्लियर करने के लिए मैं बात करूंगा साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। साइकोलॉजिकल बैरियर बात करता है स्टेट ऑफ माइंड की, जैसे यहां पर थोड़ा सा पर्सनल अटैक होने लगेगा, मतलब अगर आपकी केस स्टडी आपको क्रैक करनी है तो यहां पे आपको पर्सनल टच देखना पड़ेगा, पर्सनल जो एक तरीके से हाउ पर्सनली मैनेजर इज देयर विद द सबऑर्डिनेट, यहां पे एक रिलेशन की बात की जाएगी, रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी केस स्टडी में, आप पकड़ लोगे कि साइकोलॉजिकल बैरियर है। जैसे सबसे पहला हो गया प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। कई बार मैनेजर जो है वो पहले से ही कुछ एक माइंडसेट बना के बैठा हुआ है, तो अगर आप कुछ भी बोलोगे तो मैनेजर पहले ही पकड़ लेगा और मैनेजर बोलेगा अच्छा ये बोलना चाह रहा है। तो अगर आप एज अ मैनेजर पहले से ही कोई कंसेप्ट मिसकंसेप्शन बना के बैठे हो तो आप पूरी चीज सुनना ही नहीं चाहोगे। नाउ अनक्लैरिफाइड assumption से आप इसको कंफ्यूज कर सकते हो। अनक्लैरिफाइड assumption के अंदर जब केस स्टडी आएगी तो वो बोलेगी कि आपने कुछ ऐसा बोला, उसके assumptions आपने नहीं बताए प्रॉपरली और दूसरे के assumptions कुछ और थे, तो वो सिमेंटिक हो गया, बिकॉज यू हैव नॉट स्टेटेड योर वर्ड्स और योर सेंटेंसेस करेक्टली प्रॉपरली। लेकिन यहां पर प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन में क्या बोला जाएगा कि आपकी बात सुननी ही नहीं गई, यू आर गेटिंग द डिफरेंस, आपने बोली नहीं पूरी बात, और दूसरे में साइकोलॉजिकल बैरियर में आपको पूरी बात बोलने दी ही नहीं गई। दैट इज द डिफरेंस। ये कोई नहीं बताता ना, ये दिक्कत है। यहां पर आपको पकड़ना पड़ेगा कि अच्छा बात पूरी बोलने नहीं दी गई, साइकोलॉजिकल, बात पूरी बोली ही नहीं, सिमेंटिक बैरियर। यहां पर लैक ऑफ अटेंशन, पुअर ट्रांसमिशन, या सोचना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, और डिस्ट्रस्ट। मैं तीनों बताता हूं। लैक ऑफ अटेंशन का मतलब क्या हुआ, यू आर नॉट पेइंग एनफ अटेंशन, मतलब सामने वाला प्रॉपर बोल रहा है लेकिन आपका अटेंशन ही नहीं है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप हाँ 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 करे जा रहे हो। तो जब आपका अटेंशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप ग्रास्प ही नहीं करोगे। वहां पे उसने कंप्लीट प्रोसेस दे दिया, कंप्लीट बात कर दी अगेन, लेकिन आपका दिमाग ही नहीं है, आपका अटेंशन ही नहीं है, तो आपको वो चीज ग्रास्प ही नहीं होगी। पुअर अटेंशन एंड डिस्ट्रस्ट, कुछ लोग होते हैं जिनको बात याद ही नहीं रहती, तो पुअर अटेंशन यानी साइकोलॉजिकल बैरियर है। मतलब इसको भी पता करने में, फिगर आउट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज पुअर अटेंशन का मतलब है यार वो बंदा भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता। जब याद ही नहीं रहता तो भाई साइकोलॉजिकल बैरियर है। और लास्ट आ जाता है डिस्ट्रस्ट, जब एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करते तो फिर आप कभी भी वो कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाओगे प्रॉपर्ली, बिकॉज अगेन आपके अंदर वो एक अलग से फीलिंग रहेगी कि नहीं भाई हम एक दूसरे को उस लेवल पे जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है, तो भाई हम ट्रस्ट भी क्यों करें, और वो साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है। जहां पे कंफ्यूजन हो सकता था वहां पे मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। लास्ट आ जाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पे और खत्म करते हैं इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी। पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, स्टेटस। पॉलिसी बोलती है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पॉलिसी है कि बात मत करो, डिस्कस मत करो। रूल्स बना रखे हैं कि इस टाइम पे बात नहीं होगी, ऐसे टाइम पे बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होगी। रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं। स्टेटस डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, मैं हायर लेवल हूं, तू लोअर लेवल है, हम तो उस तरह से बात ही नहीं कर सकते, उतना ओपन अप होकर बात ही नहीं कर सकते। इसके कारण भी कई बार बैरियर्स आना चालू हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी है कि आप चाह के भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कि आप किससे बात कर सकते हो किससे नहीं। यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज हो गई, ये सारी चीजें बैरियर क्रिएट करती हैं। तो 4 चीजों से आप याद रख सकते हो। मैं इसके अंदर ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि जहां ये 4 वर्ड आपको लिखे दिखे, और आई कैन बेट अगर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर देना है तो ये 4 वर्ड्स तो यूज करने पड़ेंगे, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड स्टेटस डिफरेंसेस। इसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। अगर सीबीएसई चाहता है कि प्रॉपर केस स्टडी बनाए जिसमें बच्चा प्रॉपर आंसर करे तो ये 4 चीजें तो वो देंगे ही देंगे। आखिरी आ जाता है पर्सनल बैरियर, जो कि बहुत क्लोज साइकोलॉजिकल बैरियर के भी बोला जाता है, बट बहुत आसानी से समझा दूंगा कि कैसे डिफरेंट है। यहां पे आपको फर्स्ट पर्सन में बोला जाएगा। जो भी अगर आपको केस स्टडी दी जाएगी ना, यू एज अ मैनेजर या यू एज अ सबऑर्डिनेट या यू एज एन एम्प्लॉय करके बोला जाएगा, जहां पे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सनल बैरियर पे आने वाले हैं, यू करके आने लगेंगे। ये भी खास बात है, बिल्कुल ध्यान रखना। ये भी हमने पिछले साल से सीखा कि इसको कैसे एक्सप्रेसिव बनाया जाए और कैसे केस स्टडी से रिलेट किया जाए, और ऐसे ही पूछेंगे आपसे भी। जैसे हो गया
जहां पे आपको फियर है दैट यू कैन चैलेंज द अथॉरिटी, मतलब यू एज अ मैनेजर फील लाइक कि अगर आप कोई भी बात ऊपर कन्वे करोगे तो आप एक तरीके से अथॉरिटी को ये फील करा रहे हो कि आप उनको चैलेंज कर रहे हो, और कहीं पे भी ये लगेगा तो ऑब्वियसली ये पर्सनल बैरियर के अंदर काउंट होगा। फिर आपको यहां पे 1 पर्सन में करके बताया जाएगा, फर्स्ट पर्सन में करके बताया जाएगा कि जो कॉन्फिडेंस है सुपीरियर्स का वो नहीं है। मतलब यहां पे आपको फर्स्ट पर्सन जैसे बताया जाएगा कि जो सुपीरियर है वो आपको ट्रस्ट ही नहीं करता है। अब आप बोलोगे बाबा जी इसमें तो डिस्ट्रस्ट भी आ सकता है। देखो अगर डिस्ट्रस्ट साइकोलॉजिकल बैरियर का डिस्ट्रस्ट आएगा तो वो इक्विवेलेंट लेवल पे बात करने की कोशिश करेगा या उस सिचुएशन को ऐसा बनाने की कोशिश करेगा कि जहां पे डिस्ट्रस्ट वाला पार्ट आ रहा है यहां पे डिस्ट्रस्ट नहीं आएगा, यहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाली आएगी। एज अ पर्सन आपको ये बोला जाएगा, वहां तो ये बोला जाएगा कि लड़ाई चल रही है अगर साइकोलॉजिकल बैरियर आता है। और जब यहां पर आएगा कॉन्फिडेंस वाला, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर्स ऑन हिज सबऑर्डिनेट, मतलब आपका जब फर्स्ट पर्सन जैसे पूछा जाएगा तो पता है क्या बोलेंगे कि आप जो है वो कन्वे करना चाह रहे हो मैनेजर को, लेकिन मैनेजर उतना कॉन्फिडेंस दिखाता ही नहीं है आपके अंदर। ऐसे फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में पूछेंगे और वहां आप पकड़ लोगे कि अच्छा ये बोलना चाह रहा है। फिर आपकी इच्छा ही नहीं होती है कम्युनिकेट करने की कि जैसा है चल रहा है चलने दो, क्योंकि आपको इंसेंटिव्स ही नहीं मिलते हैं। फिर अगेन फर्स्ट पर्सन में आ गए कि आपकी अनविलिंगनेस है टू कम्युनिकेट, मे बी क्योंकि आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं, उसके आपको एडवांटेज नहीं मिलता है, आप कम्युनिकेट करना नहीं चाहते। सी कितना ईजी हो गया इसको याद करना, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशिएशन यहां पे बहुत क्लियर कर दिया कि ऐसे ऐसे कर लो, आपको पता चल जाएगा कि केस स्टडी कैसे क्रैक होगी। बस इतना पता है तो भगवान भरोसे है, फिर तो सब चीजें मतलब अच्छे लेवल पे भगवान भरोसे, मतलब मैं डांट नहीं रहा, मैं अच्छे से बता रहा हूं कि हाँ भाई ठीक है वो चीज हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। इसके अंदर आपको हार्डली 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, उससे ज्यादा याद नहीं रखने हैं, जिसमें से मेरे फेवरेट पूछोगे तो बी अ गुड लिसनर। अगर आप एक कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, इसका सबसे कोर पॉइंट होता है जो आपको याद रखना चाहिए, और इवन बोर्ड में आपसे एक्सपेक्टेशन भी लगाई जाती है अगर आए कि बी अ गुड लिसनर। सबसे पहले ये चीज लिखो कि कम्युनिकेशन को अगर इफेक्टिव बनाना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज शांत रहो और बस सुनो, तमाशे देखो, उसके बाद बोलो जब आपकी जरूरत हो, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। फिर एक आता है पॉइंट जो मेरा बड़ा फेवरेट है, कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। डोंट कम्युनिकेट लाइक कि आज की जिंदगी आज ही खत्म है। एटलीस्ट व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग मेक श्योर वो अभी के लिए तो है ही है, इवन आप कुछ फ्यूचर की भी उसमें हिंट दे रहे हैं, मतलब एटलीस्ट वो कभी आपके पास फ्यूचर में आता है तो आप उसको बता सके, मे बी 2-3 दिन बाद आता है तो आप उसको बता सके देखो मैंने तुम्हें पूरा पर्सपेक्टिव ऐसे बताया था। सो मेक श्योर यू आर कम्युनिकेटिंग फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। एक ऐसा नॉर्म लेके चलो जहां पे आपको लगता है कि आपने सारी चीजें कवर करी है। एक और पॉइंट बहुत इफेक्टिव है इसके अंदर, बी ऑलवेज अवेयर अबाउट द टोन, कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज। आपको लैंग्वेज ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑलवेज बी प्रोफेशनल। आपको कंटेंट ध्यान रखना पड़ेगा, टू बी प्रिसाइज। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर कि आप किस टोन में वो चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज टोन मेक्स हेल लॉट ऑफ थिंग्स बेटर और वर्स। तो अगेन टोन हो गया, लैंग्वेज हो गया, और जो कंटेंट है वो चीज, ये 3 चीजें आपको बहुत प्रॉपर्ली ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो किसी को, इफ यू वांट टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन। और लास्ट पॉइंट जो है वो बोलता है ऑलवेज कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। मतलब जिसको भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी नीड्स को ध्यान में रख के कम्युनिकेट करना, हमेशा ये सोचना कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप ये चीज सोच के चलोगे तो याद रखना कम्युनिकेशन का हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। तो भाई लोग यहां पे हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बस कुछ दिन और 20 डेज प्लेज दी एंड पे हम पूरी चीजें पूरी कवर करेंगे। बिल्कुल ही निश्चिंत रहिएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं हमारे आखिरी क्यों बोल रहा हूं यार, मतलब अभी इकोनॉमिक्स आना और बाकी है ना आज के दिन में, तो मतलब एक और लास्ट वीडियो आज के लिए जो बचा हुआ है उसमें मिलते हैं हम। तो तब तक के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि भैया बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करिए, और अगर आपने वीडियो स्किप कर करके देखा है तो ऐसा मत करिए। आखिर में लाइक बटन को ठोक डालना भाई, और हाँ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वरना कुछ आगे बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस हो सकते हैं। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।